आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था पिछले वीडियो में कि हमारे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन्स हैं वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के जो सिलेबस में दिया हुआ है कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ़ ये 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के रीज़निंग के जो सिलेबस हैं, वो इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि रीज़निंग जो है आप लोग जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उसे पढ़िएगा, ठीक है? बाकी रीज़निंग के अलावा आप लोगों के जो जनरल अवेयरनेस है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, पॉक्सो एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, हिंदी है और रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको हिंदी में मिलेंगे। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इसे, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि ये जो रहेंगे ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक, टॉपर एग्जाम की बुक और आडा 24/7 के बुक, तो इन सभी बुकों का मिक्सचर है ये। तो जिससे मैंने आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन तैयार किया है। और जो 100 क्वेश्चन तो ये है, ये आपका पहला पार्ट है प्रैक्टिस सेट का, जो आप लोगों के लिए एक वीकली टेस्ट की तरह है। हर सप्ताह में ये टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, और इसका पीडीएफ जिस किसी को भी चाहिए होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है और पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, और आप लोगों की वीडियो में भी आप लोगों को टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा। डायरेक्ट सर्च करिए, आप लोगों को मेरे चैनल का नाम दिख जाएगा, ठीक है? तो जो भी वीडियो में चैनल पे नया है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए। एग्जाम को लेकर आप लोग किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, एग्जाम तो आप लोगों के होंगे ही, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सार्थक, भविष्य, दुलारे और नई पहल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्थक, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र। तो पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है? देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कि जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन हैं वो मैं पूरे आप लोगों के एजुकेशन फील्ड से ही लेके आऊँगा, ठीक है? तो आप लोग घबराएं ना, पूरे आप लोगों को एजुकेशन फील्ड से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने क्वेश्चन सफिशिएंट हो सकते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो ये आपका पूर्वी भारत पूछा है। पूर्वी भारत मतलब सेवन सिस्टर, मैंने आप लोगों को बताया था सेवन सिस्टर क्या कौन कौन सा है, ठीक है? तो पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और असम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम राज्य में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है? तो कौन सा जिला बना है जिसमें 100% साक्षरता है? तो आपके ऑप्शन है भोपाल, करनाल, जयपुर और देहरादून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने स्कूल में आने वाली प्रत्येक छात्रा को, यह छात्रा बोला है ना, छात्र नहीं ना, मतलब गर्ल्स की बात किया गया है, को रोज 100 रुपए भत्ता देने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो रोज छात्रा को 100 रुपए भत्ता देगा? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, असम, राजस्थान। इसका सही जवाब होगा असम। असम की जो राज्य सरकार है वो वहाँ की छात्रा के लिए रोजाना 100 रुपए भत्ता देने का निर्णय लिया है, ठीक है? ऑप्शन सी सही जवाब इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। मैंने आप लोगों को इससे क्वेश्चंस बताए थे ना कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। आप जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जाके देख सकते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे नई शिक्षा नीति से लागू होने से संबंधित, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? बताइए। देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल, तो आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और असम। तो कौन सा है ये राज्य सरकार? तो ये है हरियाणा राज्य सरकार। क्या है, बहुत दिनों से मैंने अपने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, है ना, कुछ कारणवश। तो मेरे चैनल पे बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो भी नहीं मिल रहा होगा,
तो आप लोग सोच रहे होंगे सर बता क्यों नहीं रहे कुछ, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब आप लोग को वीकली हर सप्ताह एक वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट के अवेलेबल रहेंगे चैनल पे, ठीक है। वीडियो मिलेंगे और जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, आपके ऊपर में। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसमें क्या बना है? भारत का पहला राज्य नई शिक्षा नीति लागू करना। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 बोला है, ये 2020 को लागू करने का, और ये बोला है नई शिक्षा नीति। तो 2020 से भी पीछे जो नई शिक्षा नीति थी ना, वो उसके बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका आंसर कर्नाटक होगा, लेकिन 2020 अगर बोलेगा तो वो आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी सीरीज में। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश में उच्च शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई ना अभी वर्तमान में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अमरावती, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देश में पहली बार किस यूनिवर्सिटी में गर्भ संस्करण पर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है? गर्भ संस्करण आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, बच्चे के जन्म से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी और इंदौर यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये आपके जो जनरल अवेयरनेस है, जो टोटली एजुकेशन फील्ड से संबंधित क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक। अब चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। अगला है आपका कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसके आपके 20 क्वेश्चन को डील करेंगे हम, ठीक है। तो ये नॉलेज के पहला ऐसा सीरीज है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को डील करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन डील नहीं किए हैं। 2 वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा मंथन के जो 2 पार्ट हैं चैप्टर के, वो मेरे वीडियो पे अवेलेबल है चैनल पे, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं उसे। जो आपके पूरे क्वेश्चन परीक्षा मंथन के जो अंदर के जो क्वेश्चन जो नोट दिए रहते हैं उससे भी संबंधित हैं, और जो उसके पीछे एक्सरसाइज दिए रहते हैं वो भी कंप्लीट है वो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वो भी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट युक्ति होता है, तो कौन सा होता है? वेबकैम, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। तो हम लोग कंप्यूटर में सर्वाधिक इस्तेमाल किसका करते हैं आमतौर पे? माउस का, कीबोर्ड का, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की रचना, संपादन, स्वरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति और मुद्रण के संयुक्त कार्य क्या कहलाते हैं? तो मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, उसको बनाना, उसको पूरी तरह से उसको एक रूप देना, मतलब एक डॉक्यूमेंट को, ठीक है, उसमें एकत्रित करना चीज़ें, इस डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चीज़ें रख सकते हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या नाम है उसका? तो आप कंप्यूटर भाषा में, तो आपके ऑप्शन है स्प्रेडशीट डिज़ाइन, डेटाबेस प्रबंधन, वर्ड प्रोसेसर और वेब डिज़ाइन। तो क्या होगा ये? तो हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसमें बनाते हैं? एमएस वर्ड में बनाते हैं ना, एमएस ऑफिस में। तो इसका सही जवाब होगा वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों के एक सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यह निर्देशों से सेट क्या कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन है बाह्य उपकरण, कार्य योजना, युक्तियां, प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। ये जो आप लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर निर्देशों के एक सेट को, तो ये टोटली आप लोगों के ना ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो छुपी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। अब वो सब क्वेश्चंस के जो जमाने थे वो से चले गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अब हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए जो सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें ऐसे क्वेश्चंस को डालूं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? अप्रचलित, अनुक्रमिक उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता, समानांतर उपयोगकर्ता। क्या है यूनिक्स? तो यूनिक्स है बहु उपयोगकर्ता, ठीक है, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अर्थपूर्ण तरीके से संगठित या प्रस्तुत डाटा खालिस्तान कहलाता है। आपके ऑप्शन है जानकारी, बुद्धिमत्ता, भंडार और सॉफ्टवेयर। अर्थपूर्ण तरीके से बोला है ना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जानकारी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान या सिस्टम टाइमर मदरबोर्ड पर लगे चिप की गतिविधि के समय को समर्पित है। तो आपके ऑप्शन है सिस्टम क्लॉक, इंटरप्टेड मैनेजर, विशेष डॉक और सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक या सिस्टम टाइमर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर छुपा था, सिस्टम टाइमर या फिर सिस्टम क्लॉक। ठीक, खालिस्तान के सिवाय एक कंप्यूटर का सीपीयू निम्न कार्य करता है। बताइए किसके अलावा सीपीयू हर काम करता है। तो आपके ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जानकारी के प्रभाव को प्रतिबंधित करने, सिस्टम के निर्देशित डाटा को निष्पादित करने, निर्देशों को प्रक्रिया में लाने, डाटा संचित करने। तो सीपीयू कौन सा कार्य करता है? तो डाटा को संचित करता है, मतलब एकत्रित करता है, ठीक है, स्टोर करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, मैंने बताया ना कुछ देर पहले, जो डाटा को संचित करता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेहद तीव्र कंप्यूटर जो करोड़ों निर्देशों को निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तीव्र मतलब सुपर कंप्यूटर। तो आपको एक ऑप्शन आंसर यहीं छुपे हैं, पीडीए, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है अति तीव्र गति से चलता है। ठीक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। परम, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन, लेन सिस्टम एक खालिस्तान स्थान होता है। तो आपके ऑप्शन है अप्रचलित सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता सिस्टम, परस्पर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी आप लोगों को बताया मैंने लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक कंप्यूटर को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए, प्रभावी रूप से अगर मान लीजिए किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है हमें, तो क्या आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, कमांड सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 20 का ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम एक होता है, क्या होता है रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम होता है एक असहनीय स्मृति, हटाने योग्य स्मृति, स्थायी स्मृति और अस्थायी स्मृति। तो रैम क्या होता है? रैम होता है अस्थायी स्मृति। एक तो रैम होता है, ठीक है, आर ए एम, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम, तो रोम क्या होता है? एक स्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, ये रोम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर लगे विशेष रोम चिप में संचित निर्देश एवं डाटा खालिस्तान कहलाते हैं। बताइए बोर्ड पे लगे रोम चिप जो होते हैं वो डाटा क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है BIOS, फ्लैश, प्रतीक और सूक्ष्म कोड। तो ये कहलाते हैं BIOS, BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर की फाइल नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इनमें से? चार ऑप्शन दिए हैं आप लोगों के, कोबोल प्रोग्राम, रिपोर्ट, निबंध और मेमो। तो कौन सा नहीं है? तो जो वर्ड प्रोसेसर का फाइल, तो ये है कोबोल प्रोग्राम। कोबोल एक प्रकार से लैंग्वेज होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस आप लोग जानते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर में रिपोर्ट होता है, निबंध होता है और मेमो होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेस फाइल या फिर पेज का उद्देश्य खालिस्तान होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर इसके जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, आप लोग अपने सजेशन मुझे दिया करिए, सर क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, हाई हाई लेवल है, टफ है, मॉडरेट है। ठीक है, इससे क्या है कि मुझे समझ में आएगा कि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो कमेंट किया करिए आप लोग। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। बहुमुद्रण कार्यों के पन्नों को मुद्रित करने की अनुमति देना, उपयोगकर्ता को उनके फाइलों को डिलीट करने की अनुमति देना, जब प्रोग्राम डाटा या निर्देश रैम में न समा पाए तो इसे अप्रत्यक्ष स्मृति में रखना,
बहुकार्य निर्देशों के दौरान टकराव को रोकना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्ट्रेस फाइल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जब प्रोग्राम डाटा या निर्देश रैम में न समा पाए तो इससे अप्रत्यक्ष स्थिति में रखता है। ठीक है, इसके उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप अपने विंडोज एक्सपी कंप्यूटर को पूर्ण तिथि की स्मृति में लाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? मतलब बताइए किसका उपयोग करेंगे? मान लीजिए किसी के पास अभी तो विंडोज एक्सपी बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, विंडो 10 ही चल रहे हैं लगभग बहुत सारे कंप्यूटर में, विंडो 8, विंडो 10, ठीक। बट ये क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डाल दिए क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है बैकअप, टास्क मैनेजर, टास्क डिलीट और सिस्टम रिस्टोर। तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग करेंगे सिस्टम रिस्टोर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके कंप्यूटर को संगीत बजाने के लिए खलिस्तान की आवश्यकता होती है। तो एक कंप्यूटर को जो साउंड बजाना है, मान लीजिए कोई गाना प्ले करना है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो एक साउंड कार्ड और स्पीकर, केवल बाएं स्पीकर, केवल आंतरिक स्पीकर, एक नेटवर्क कार्ड और स्पीकर। तो उसके लिए एक साउंड कार्ड भी चाहिए और एक स्पीकर भी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर को निर्देश खालिस्तान भाषा में दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, जो हर एग्जाम में आप लोगों के ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिया है मशीन, कोड, असेंबली और कंपाइलर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मशीन। मतलब आप लोगों से सीधे ये सवाल पूछा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो कौन सी भाषा समझता है? तो मशीनी भाषा समझता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मैं लैंग्वेज नहीं पूछा कि कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है, समझता कौन सी भाषा है, तो मशीनी भाषा समझता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए, 1 मिनट अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, फिर इसका पूरा ऑप्शन को पढ़िए। मैं आप लोगों को ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। एकल उपयोगकर्ता मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर इस्तेमाल में होने वाले एकल उपयोगकर्ता मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे अकाल हो गया है, एकल होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम और आमतौर पर रोबोट विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एकल उपयोगकर्ता मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इस ऑप्शन के बारे में समझाता हूँ आप लोगों को। जो ये एकल उपयोगकर्ता मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एनओएस नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये गलत कथन है। ठीक, और इसमें जो सी दिया हुआ है, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर रोबोट विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है ना, यूजर जो होता है ना, चैट करने के साथ साथ वेब सफरिंग भी करने में इसका इस्तेमाल करता है। तो रोबोट विज्ञान में इसका उपयोग भी नहीं होता है। ठीक है, किसमें होता है? चैट करने में। ठीक, वेबकैम से, जो आप लोग जानते हैं वेबकैम हर कैम कंप्यूटर में लगे होते हैं। ठीक है, और किसी किसी लैपटॉप में तो वेबकैम दिया ही होता है, मतलब एक दूसरे से संपर्क साधने का साधन है ये। ठीक, आप लोग घर बैठे हुए हैं, किसी अपने फ्रेंड से जो विदेश में है या फिर कोई बड़ी सिटी में है, उससे आप लोग संपर्क साध लेते हैं, तो उसमें ये उपयोग किया जाता है। ठीक, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है? सुपर कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। बिल्कुल गलत है। जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, जो वो मल्टीमीडिया प्रोग्राम का उपयोग करता है। ठीक है, इसका नहीं करता है, मतलब ये गलत है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम का उपयोग करता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित प्री कोडेड निर्देशों को का एक सेट खालिस्तान कहलाता है। प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर और एक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन ए, प्रोग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खालिस्तान दो नेटवर्कों के बीच होने वाले सभी ट्रैफिकों को मॉनिटरिंग करता है, लेकिन कुछ निश्चित ट्रैफिकों को पूर्ण रूप से रोकता है, जो घुसपैठियों हो सकते हैं। तो ये आप लोगों से ये पूछ रहा है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई अगर वायरस आ जाता है, तो उस वायरस को कौन रोकता है? एंटीवायरस तो आप लोगों के जो कंप्यूटर को वो स्कैन करता है, ठीक है, लेकिन जो ये फायरवॉल होता है ना, वो कंप्यूटर में जो ट्रैफिक होते हैं, वायरस होते हैं, उसको आने से रोकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फायरवॉल। तो ये आप लोगों के 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आईसीटी के भी क्वेश्चन हैं। चलिए अब पॉक्सो एक्ट के क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर पॉक्सो एक्ट स्टार्ट करते हैं।
पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोगों के पहले क्वेश्चन ही धारा वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने पॉक्सो एक्ट के जितने भी वीडियो है उसमें कंप्लीट धारा का क्वेश्चन डाल दिया है, तो इसमें भी मैंने धारा वाले क्वेश्चन डाले, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन धारा के दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, कि कौन सी धारा में क्या क्या है। तो कोशिश किया है कि हर वीडियो में 2 ऐसे धारा वाले क्वेश्चन रहे आप लोगों के लिए। ठीक, तो आपके ऑप्शन है धारा 26, धारा 28, धारा 30 और धारा 32। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 26। जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है ना, उसकी धारा 26 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये वर्ड कीवर्ड है आप लोगों के लिए, विशेष लोक अभियोजक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया गया है। भारतीय दंड संहिता कौन से ईयर का है? तो ये है 1860। ठीक है, तो इसमें पुरुष और स्त्री को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है शब्द को? आपके ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है? यहाँ पे बच्चों का नाम आ गया है। बच्चों में यहाँ बालक भी हो सकते हैं और बालिका भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पॉक्सो एक्ट में ये कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि बालक महिला या फिर पुरुष, मतलब बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग कोई प्रावधान है। तो उन्हें सिर्फ बच्चों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सॉरी मैं महिला पुरुष बोल दिया, बट ये बालक बालिका होना चाहिए। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं आगे इसका। पहला है लैंगिक हमलों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी है, ये भी है, ये भी है और ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1994 में, 1995 में। तो मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1995 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन पूरे आपके पॉक्सो एक्ट के हैं ना। बाल कल्याण से संबंधित संस्था है, कौन सी संस्था है? आपके ऑप्शन दिए हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, जो बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, आप लोग को मालूम ही है, जो पढ़ रहा है उसको तो मालूम ही होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में, पेरिस। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को मालूम ही है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे लिखने में। ठीक, कुछ दिन बाद नहीं होगा ये प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की भाग 3 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है उपजीविकाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, प्रकीर्णन, अपराधों का शमन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, जो आपके बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की भाग 3 से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में सुधार संस्था में निरोध दिया गया है, कौन सी धारा में? आपका ऑप्शन है, ये आप लोग के लिए कीवर्ड है। तो आपके ऑप्शन है धारा 9, धारा 10, धारा 10 का ए और धारा 12। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, मालूम है किसी को? तो इसका सही जवाब होगा धारा 10 का ए, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो नवंबर 2012 में प्रवर्तन में आया, के अंतर्गत बालक का लड़के या लड़की जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 15 वर्ष है, 16 वर्ष, 17 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है। तो आपके ऑप्शन है धारा 2 का डी, धारा 2 का ई, धारा 2 का एफ, धारा 2 का जी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है धारा 2 के एफ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पॉक्सो एक्ट के। जननांकीय में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो लिंग अनुपात का क्या संदर्भ है? एक देश में महिलाओं की संख्या से, एक देश में पुरुषों की संख्या से, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पॉक्सो एक्ट के जो 10 क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। ठीक, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सीरीज। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, हम लोग पूरी टीम मेहनत करती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर नए नए कैसे यूट्यूब में आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक कोचिंग संस्था है मेरा, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, कंपटीशन की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, और एक बैंक में जॉब भी करता हूँ। ठीक है, तो ऑलराउंडर हैं आपके सर, इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपना सजेशन ज़रूर दें। और किसी को भी अपने करियर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है ना, तो बिना झिझक के आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बस आप लोग अपनी तैयारी को एकदम अच्छा करके रखिए। एग्ज़ाम के संबंधित कोई भी समस्या है ज़रूर पूछें। ठीक, चलिए अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। चलिए ठीक है, छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, नियम तोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दें, छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करें, छात्रों के कार्यों और व्यवहार की उपेक्षा करना, छात्रों को छात्रावास के नियमों की अवहेलना करने की अनुमति दें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की जो सीरीज है वो लगभग लगभग आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ कवर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कहीं से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो हम लोग 300 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चला है, उसमें लगभग हम लोग 80 से 90% क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जो पहले वीडियो को देख चुका होगा उसके लिए भी एक रिवीजन होगा। ठीक है, उसको भी अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे। ठीक, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना। आप लोगों को अगर एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का पैसा या फिर आप लोगों का कोई दिक्कत हो जाता है, तो फिर आप लोगों की मर्जी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए फ्री में कुछ अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ हेल्प करिए मेरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डन छात्रों के लिए शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच एक स्वास्थ्य संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है, छात्रों को अपने शौक के लिए शिक्षाविदों की उपेक्षा करने की अनुमति देना, छात्रों को अपने समय और कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने को के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों के पाठ्य उत्तर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, बिना किसी ब्रेक के सख्त अध्ययन घंटे लागू करना। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रों को अपने समय और कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस टाइप के जो बड़े बड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। मैं तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता ही देता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करिए खुद से करिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास की शून्य सहनशीलता नीति में क्या शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, बदनामी और उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और हमला, मादक द्रव्यों का सेवन, नैतिकता और सदाचार। तो बताइए इसमें क्या शामिल नहीं है शून्य सहनशीलता में? तो जो शून्य सहनशीलता होता है नीति, किसी संगठन या संस्था द्वारा विशिष्ट प्रकार के जो व्यवहार होता है ना, वो सब शामिल हो जाता है। तो इस नीति में आपके बदमाशी और उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और जो हमला, मादक द्रव्यों का सेवन, हिंसा और क्या बोलते हैं उसको, आक्रामकता, भेदभाव और घृणा, मतलब बच्चों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए, ये सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो मतलब इसके क्या शामिल नहीं है पूछा है, तो इसमें नैतिकता और सदाचार शामिल नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में साफ सफाई का उचित प्रबंधन नहीं, छात्रावास में चारों तरफ गंदगी का ढेर जमा है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रबंधन से, छात्रावास के अधीक्षक से, छात्रावास की सफाई कर्मचारियों से। तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो आप तो करेंगे छात्रावास के अधीक्षक से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय
में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो आपके ऑप्शन है विवादों को नज़रअंदाज करके करना और यह मान लेना कि वो अपने आप सुलझ जाएँगे, छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना, शामिल पक्षों शामिल पक्षों और के बीच मध्यता मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूँढना, स्थिति की जाँच किए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये है आप लोगों के ए, बी और सी। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है एयरवे ब्रीदिंग कार्डियो, एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वायु मार्ग स्वास्थ्य देखभाल, वायु मार्ग स्वास्थ्य जांच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ये क्या होता है? तो आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा। एयरवे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो है ना, एक प्राथमिक उपचार के दौरान वायु मार्ग को निश्चित करना है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस होता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार के दौरान यह सब जांच करने वाले व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं, या फिर उसकी सांस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तेजी से तो नहीं धड़क रहा है उसका सांस, वही चीज़ है ये। ठीक, तो ये आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा एबीसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्डन का पद किस प्रकृति का होता है? एक हॉस्टल वार्डन, आप लोग पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं ना, पूर्णकालिक ही होगा ना? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पूर्णकालिक, अस्थायी, संविदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूर्णकालिक ही होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज एवं प्रवेश वितरण, उपरोक्त सभी। तो छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? उपरोक्त सभी। छात्रों की उपस्थिति का भी रिकॉर्ड रखेगा, प्रगति रिपोर्ट भी रखेगा और दस्तावेज और प्रवेश विवरण भी इसके पास होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है भेदभाव और पक्षपात को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना, उसे महत्व देना, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ बातचीत करने से बचना, छात्रों की चिंताओं और शिकायतों को नजरअंदाज करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे महत्व देना। ठीक है, एक सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास के समग्र वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो एक हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए? तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसका इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही आंसर। तो आपके ऑप्शन है छात्रों के बीच आपसी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करने का प्रयास, सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना, छात्रों के मध्य टीम भावनाओं को प्रेरित करना, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, ये सभी सही है, वार्डन को ये सभी कार्य करने चाहिए। ओके, चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति में आपको सॉरी अध्यापकों का कितना प्रतिशत शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो 35%, 25%, 80% और 45%। तो कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 25%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रत्येक छात्रावास में कम से कम कितने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होने चाहिए? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 5 और 6। तो कितने होने चाहिए? कम से कम 1, ऑप्शन ए। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवासीय शिक्षण संस्था में ना कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स व मेडिसिन किट होनी ही चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए आपका? बैंडेज, रुई, संक्रमण रोधी दवाइयाँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए? ओआरएस घोल, ठीक, कैंची, थर्मामीटर और एंटीसेप्टिक जो सामान्य होती हैं चीज़ें, मेडिसिन, वो होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बताया हम आप लोग को क्या क्या होना चाहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या नहीं है? सॉरी। तो आपका ऑप्शन है हॉस्टल की देखभाल करना, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीज़ों का जांच रखना, हॉस्टल का टाइम टेबल की देखरेख करना, शिक्षक कमेटी की जांच करना।
तो कौन सा इसका मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो कौन कौन से इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो आपका पहला होता है हॉस्टल की देखभाल करना, हॉस्टल में खाने पीने की उचित व्यवस्था करना, हॉस्टल के टाइम टेबल और देख रेख करना, ठीक, छात्रावास में विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग करना, और एक लास्ट कौन सा होता है, हॉस्टल में स्वच्छता का ध्यान रखना, और ये जो शिक्षक कमेटी की जांच करना, ये किसका होता है? प्रधानाचार्य का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कब कब आयोजित की जानी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 दिन पर, माह में एक बार, 3 माह में एक बार। तो ये कब कब आयोजित की जानी चाहिए? तो ये महीने में एक बार। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इसकी समिति की बैठक कब कब होनी चाहिए? तो ये छात्रावास अधीक्षक सुनिश्चित करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक गतिविधियां गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, खेलों का आयोजन, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो छात्रावास का जो माहौल होता है छात्रों के विकास को प्रभावित करता है, आप लोग को मालूम ही है। तो इसका दायित्व वार्डन के पास ही होता है टोटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है दस्तावेज प्रसंस्करण में सुविधा, प्रभावी परिणाम के लिए, मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो डिजिटलीकृत छात्रावास रिकॉर्ड विभिन्न दस्तावेज प्रसंस्करण और हर दिन के डेटा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो मैन्युअली रूप से बनाए रखने के लिए फाइलों को ढेर लग जाते हैं, आप लोग को मालूम ही है, फाइल जिसके परिणाम उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, कभी फाइलों में आग लग गया, दीमक चल गया, चूहा खा गया। ठीक, तो डिजिटली रहेगा तो सब फाइल सुरक्षित रहेंगे हमारे रिकॉर्ड में। ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? तो आपके ऑप्शन है बाल कमेटी, परामर्श कमेटी, शिक्षक कमेटी और छात्र संघ कमेटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परामर्श कमेटी। ठीक, जो परामर्श कमेटी होती है वो छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है, और इस कमेटी में आपके कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, एक एक उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा बनने के चांसेस हैं। प्रैक्टिस सेट के आपके कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा ही बने। छात्रावास के नियम के अनुसार एक कमरे में कम से कम कितने छात्र या छात्राओं को रखना चाहिए? तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 4 से 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 से 8। ठीक, कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दैनिक जीवन में साफ सफाई कैसे करेंगे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरा होमवर्क है। हर वीडियो में दूंगा आप लोगों के लिए एक होमवर्क में छोटा सा, उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। ठीक है, स्वच्छता का क्या कार्य होता है? तो स्वच्छता एक प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें आप साफ सफाई करते हैं। ठीक, पर्यावरण स्वच्छता होती है, बौद्धिक स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। क्रिया में स्वच्छता एक क्रिया है। ठीक है, इसमें हमारा शरीर, दिमाग और हमारे कपड़े, घर, घर के आसपास, ठीक है, कार्य क्षेत्र, सब ये सब साफ और शुद्ध रखते हैं, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वच्छता के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है आज के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं छात्रावास वार्डन की, छात्रावास में विद्यार्थियों के मॉनिटर की, सफाई कर्मियों की, स्कूल के प्रधान अध्यापक की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रावास वार्डन की। ठीक, छात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी होती है छात्रावास में संचालन, प्रशासन और स्वच्छता का प्रबंधन करने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समिति का गठन कर सकता है? तो ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए, सफाई एवं स्वच्छता के लिए, विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रों की हाजिरी दिन भर में कितनी बार ली जानी चाहिए? तो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, करता हूँ मैं आप लोगों के लिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है स्थायी वस्तुओं का प्रयोग, पर्यावरणीय प्रतिकूल वस्तुएं, दोबारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, डिस्पोजल वस्तुएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्थायी वस्तुओं का प्रयोग। जो अपशिष्ट और खपत को कम करने के लिए ना स्थायी रूप से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं आवश्यक होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे डिस्पोजल, पानी की बोतल के बजाय फिर से पानी भरने योग्य स्टेशनों को विकसित किया जाए। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डिस्पोजल की गिलास लेता है, सॉरी, डिस्पोजल का पानी बोतल लेता है, डिस्पोजल वाले गिलास वाला, तो उस बोतल को दोबारा यूज नहीं किया जाता है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी अगर लेता है दोबारा उसका, एक बार अगर उससे पानी खत्म हो जाता है, आप दोबारा उसको भर के मत पीजिएगा, ठीक है, यूज करने लायक नहीं रहता है। ठीक, तो उसकी उससे बचने के लिए हम प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि पानी की ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा सके जिससे हम लोग को दोबारा पानी की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य भंडारण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? सत्य वाक्य बताना है आप लोगों को। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है प्रत्येक खाद्य पदार्थ में एक संभावित भंडारण जीवन होता है। भंडारण वितरण भंडारण वितरण के दौरान भोजन को मिलने वाले यांत्रिक दुरुपयोग से इसकी भंडारण स्थिरता प्रभावित नहीं होती है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रत्येक खाद्य खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाहता है कि सभी खाद्य पदार्थ हैं जो भंडारित होती हैं, उसका अपना संभावित भंडारण जीवन होता है। इनकी उपयोग विधि एक निश्चित समय के भीतर तैयार की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य है, कौन सा है? आपका ऑप्शन है हॉस्टल की देखरेख करना, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना, हॉस्टल में टाइम टेबल की देखरेख करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये हॉस्टल वार्डन होता है ना, उसका मुख्य कार्य होता है हॉस्टल की मेंटेन करना, हॉस्टल को। ठीक, मास्टर वार्डन जो होता है छात्र छात्राओं के खाने पीने जैसी चीज़ों पर भी ध्यान रखता है। ठीक, वार्डन की जिम्मेदारी यह भी होती है कि छात्रों से टाइम टेबल को मेंटेन कराने का प्रयास भी करना चाहिए एक वार्डन को, छात्रों से, छात्र छात्राओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या है? फिर से वही क्वेश्चन है। छात्रावास कर्मचारियों की नियुक्ति, बिल्कुल गलत है ये। विद्यार्थियों का अध्यापन कराना, ये भी नहीं करा सकता वो। सफाई कर्मचारियों को वेतन भत्ते देना, बिल्कुल गलत है। छात्रावास का नियमित निरीक्षण मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सीय जांच कराई जाती है? तो आपके ऑप्शन है सीबीसी, एचआईवी, डीडीआरएल, है ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चिकित्सीय जांच जो होती हैं वो सीबीसी भी होती है, ये भी होती है और ये भी होते हैं। ठीक, जो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर के सुझाव से बच्चों के लिए जांच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में छात्र समिति का बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है परामर्श कमेटी, हॉस्टल वार्डन, छात्र संघ कमेटी और हॉस्टल अधीक्षक। तो इसका सही जवाब होगा हॉस्टल वार्डन, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये। छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन कौन कौन सी गतिविधियों आयोजित करता है गतिविधियों आयोजन करता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, खेलों का आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन टी। ठीक, छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हॉस्टल वार्डन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाएगा, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का भी आयोजन हॉस्टल वार्डन ही करवाएगा। तो ये आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन थे पूरे। तो अब आप लोगों की इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जहाँ से। इसमें पानी पी लेता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है
वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर कुछ मिस्टेक मेरे से होता है इंग्लिश में, तो आप लोग उसे करेक्शन कर लीजिएगा या फिर मुझसे पूछिएगा, शायद मैं आप लोगों को बता दूंगा। बोलने या फिर पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ सेंटेंस में अगर कुछ मिस्टेक, उसके लिए मैं अभी से आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से आते हैं सीधे। ये जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के ना, ये आपके सेंट्रल की जो जितनी एग्जाम है ना, उससे मैंने सेलेक्ट करके उठाए हुए हैं पूरे क्वेश्चन। ठीक, तो पहला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। आपके सेंटेंस है, राहुल सेड गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड का नाम यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, गॉड का नाम आया उसको अंडरलाइन करिए। गॉड जो है ये क्या है, एक भगवान। ठीक है, बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन को देखिए, राहुल टोल्ड दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, राहुल सेड दैट गॉड इज। ठीक, यहाँ आप लोग जो इनडायरेक्ट टेक्स्ट से संबंधित, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित है क्वेश्चन ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राहुल सेड दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ऑप्शन बी। अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो डायरेक्ट उतार दिया है ऑप्शन को, क्यों उतारा है? तो जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच दो प्रकार का होता है पता ही है आप लोगों को। तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी होता है ना, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, ये इसमें जब होते हैं ना, तो इसके टेंस कभी भी नहीं बदलते हैं। अगर जो कोई पेन कॉपी रखा होगा तो वो लिख ले इस चीज़ों को, कि स्पीच जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं। कौन कौन से? आपके हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिटेबल फैक्ट। ठीक, इसलिए इसका ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम पर आप लोगों को टॉपिक में है ना, तो ये है आपका सेंटेंस, कैरी कॉल्स टू न्यू कास्टल। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, टू डू समथिंग, सॉरी आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, क्या है, थोड़ा सा मेरे गले में भी दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो बड़ा बड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिसीव, डिसीव, फूल और मिस डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम एंटोनिम जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है सिनोनिम एंटोनिम? सिनोनिम्स आपके होते हैं समानार्थी शब्द, और एंटोनिम्स होते हैं आपके पर्यायवाची, ऑब्जेक्टिव। ठीक, एंटोनिम्स ऑब्जेक्टिव, सिनोनिम्स समानार्थी। तो ये पूछा है इंजीनियर, इंजीनियर्स का एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है आप लोगों को। अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका? आपके ऑप्शन है, ओरिजिनेटिव, सर्वेड, कैनी। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सही जवाब बताते जाता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश में, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो मुझे नहीं मालूम है। ठीक, मैं तो मैंने बस एक प्रैक्टिस सेट में डाल दिया क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश किया है कि इसी से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूँगा, इंग्लिश का सेम क्वेश्चन आएगा यही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन यूजिंग हाई फ्लोन ऑफ बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है। ठीक, आपके क्वेश्चन है अनब्राइडेड। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? अनब्राइडल का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनबॉन्डेड। ठीक है, अनब्राइडल का सिनोनिम और क्या हो सकता है? अनकंट्रोलेड, अनकॉन्स्टेनेटेड और बॉन्डेड। ओके, तो इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इंग्लिश कैसे पढ़ना है, वो आप लोग को समझदार है इंग्लिश वाले। ठीक, अभी क्या है मेरा, बट मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ, कोशिश किया हूँ कि ठीक बना सकूँ। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द
गिवन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो आप लोगों को एरर वाला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एज सुन एज अनीता फिनिश्ड हर वर्क सी गॉन आउट। तो इसमें एरर कौन सा है, किस सेंटेंस में? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो किस सेंटेंस में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे गॉन नहीं होगा, वर्क का थर्ड फॉर्म लगेगा, गो वॉन्ट सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्क का, गो वॉन्ट गॉन ये होता है ना, तो यहाँ पे वॉन्ट होगा, ठीक है। मतलब ये एरर है इसमें, ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ओके, तो इसमें भी आप लोगों को एरर वाले क्वेश्चन छाटने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। कौन सा नो एरर होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल द मेंबर ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपेयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। बताइए क्या होगा, आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसमें एरर कौन सा है? तो यहाँ पे आर काइंडली दिया है ना जो, वो नहीं होगा, एस काइंडली होगा, एस काइंडली, ठीक है। तो इसमें एरर कौन सा है? बी नंबर वाला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव फॉर्म। तो क्वेश्चन है डू दे स्पीक जर्मन। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन द जर्मन स्पोकन बाय देम, डज द जर्मन स्पीक बाय देम, कैन द स्पीक बाय जर्मन, वाज द जर्मन स्पोकन बाय देम। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इज द जर्मन स्पोकन बाय देम, ठीक। आप लोगों को मैं ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, टेंस ये सब पढ़ा तो नहीं सकता, ठीक। अगर जिसको मालूम होगा उसके लिए बहुत अच्छा है, पर अगर किसी को सीखना है तो एक इंग्लिश की कोचिंग की वो क्लासेस ले सकता है अपने समझने के लिए। ओके, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन इंग्लिश के जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रुप वर्ड गिवन, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्डेड बाय द नोबिलिटी। तो इसमें आप लोगों को ना वन वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे ये पूरे सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, इसको एक वर्ड में आप लोगों को बताना है। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा, तो इससे आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक। तो आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं बनेगा, जिससे उसका आंसर मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको होमवर्क की तरह बनाइएगा आप लोग पूरी ईमानदारी से, ठीक है। जिसको समझ में आएगा, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सर इसका आंसर बता दीजिए 79 का। ये भी सेम क्वेश्चन है, ईडीएम आपको बताना है इसका, ठीक है, सेंटेंस का। ये आपका सेंटेंस है, विच कोरोना वायरस बोथ इंडियन हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर वर्किंग ओवर कैपेसिटी, मीनिंग देयर आर नो रिसोर्सेज ऑफ अनदर क्लाइमेटी स्ट्राइक्स, इट्स टाइम टू बीफ अप टू बजट ऑफ डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ केयर, ठीक है। इसको आप लोगों को सेंटेंस से बताना है। तो ये किसके बारे में बोला है? द बूस्ट ऑफ डेवलप समथिंग टू इंक्रीज और ग्रोथ बाय लार्ज इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टू बूस्ट और डेवलप समथिंग। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम कोरोना वायरस से हमारा हेल्थ केयर कैसे मतलब आगे बढ़ा, ठीक है। हेल्थ केयर को कैसे हमने मतलब डेवलप किया, ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे हम लड़ सके, क्लाइमेट चेंज से कैसे, क्लाइमेट के जो खतरे हैं हमारे लिए वो कैसे हम उसको सुधार सकें, ठीक है, वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 10 क्वेश्चन। अब जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हिंदी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपके पहला क्वेश्चन है, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन है पय धन धी, पय धन दधी, पय धन उपधी, पय धन दधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पय धन धी। अब आप लोग को बताते संधि विच्छेद, तो ठीक है, समझ गए। तो आपको ये जो पयोधी है कौन सा संधि है? आप लोगों से पूछ सकते हैं संधि के बारे में, कौन सा संधि है? तो ये जो बीच में चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये चिन्ह आप लोगों को जहां दिखेगा वो होगा विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि का एक सेपरेट क्लास जो है ना, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो जिस किसी भी नहीं देखा होगा वो जाके उसको देख ले। उसको संधि एकदम मैं अपने ट्रिक से बताया है, जो मैंने पढ़ा है संधि को, ठीक है। वो मेरा खुद का ट्रिक है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉमेडी भी लगेगा ट्रिक में, बट वो याद करने वाला ट्रिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है काल, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। विशेषण, ये विशेषण होगा ना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिया, ठीक। किसी कार्य को करने या वो होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया।
क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन-कौन से होते हैं? क्रिया क्या-क्या, मतलब ये 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, कौन-कौन से? देख, तो धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ठीक, क्रिया क्या है? क्रिया एक प्रकार से एक शब्द से किसी काम को करने या होना, ये सब क्रिया है। समझ रहे हैं ना? जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक है, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर आपको नहीं मालूम है कि आप होमवर्क दे देते हैं। मेरे को मालूम है बेटा, लेकिन मैं आप लोगों को होमवर्क इसलिए देता हूँ कि ये जो डिफिकल्ट टाइप से शब्द आते हैं ना एग्जाम में, वो अगर आप लोग खुद से लिखिएगा, तो आप लोगों को कमेंट में लिखिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, मैं तो तुरंत आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा। ठीक, फिर भी हिंट दे दूं। चलिए हिंट में ये दो कर दो, ए और सी को हटा दीजिए, ये या फिर ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आप लोगों को सबसे पहले तो सर्वनाम जानना पड़ेगा होता क्या है। तो सर्वनाम बताता हूँ, उसके बाद वर्ड बताऊंगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम है। एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। राम कल दिल्ली जा रहा है। ठीक है, राम कल दिल्ली जा रहा है, तो इसमें संज्ञा कौन सा है? राम। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसी में सर्वनाम निकालना है। तो सर्वनाम के लिए क्या, राम के नाम को हटा दीजिएगा। ठीक है, क्या बोलिएगा? वह कल दिल्ली जा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, बता रहा हूँ उसको, अगर सुनिए इसको। ठीक है, वह कल दिल्ली जा रहा है, तो आप उसको सर्वनाम में चेंज कर दिए, संज्ञा को। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे आते हैं इसका जवाब। संज्ञा का किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आज बरसात होगी, बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं हुआ है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक, इसको रोकते हैं अभी। घर का काम कर लो, ये भी, इसमें भी संज्ञा का कोई उपयोग नहीं है। सीमा और रीमा बहनें हैं, तो सीमा और रीमा ये संज्ञा तो है ये, ठीक है, लेकिन इसमें सर्वनाम नहीं है, इसमें सर्वनाम है मैं। ठीक, जैसे आप लोग को पता है ना, राम कल दिल्ली जा रहा है, वैसे ये अपने लिए बोल रहा है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये हो गया सर्वनाम। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके होते हैं टोटल 6 भेद। ओके, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए सर्वनाम का एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाल दूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, तो उसको ही देखते हैं। बट मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कोशिश करता हूँ कि हिंदी की जो चैप्टर है वो कवर करवा दूं। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पी एन ए एन, याद रखने का टिक बता रहा हूँ ना। पी एन ए एन, पी एन ए एन, ये 4 याद हो गए आपको? एस पी, पी एन एस एन, एस पी, पी एन एस एन, एस पी। अब सॉरी, कैसे याद रखना है? पी से पुरुषवाचक, ये हो गया पी एन, ठीक है, ए एन एस और ये पी। तो पी से हो गया पुरुषवाचक, एन से निजवाचक, ए से अनिश्चयवाचक, एन से निश्चयवाचक, एस से संबंधवाचक, पी से प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये 6 प्रकार के संज्ञा हो गए हमारे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अविर्भाव का सही विपरीतार्थी शब्द होगा, मतलब विपरीतार्थी मतलब समानार्थी, अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, विपरीतार्थी। ठीक है, तो अविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव, ऑप्शन सी। ठीक, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा एक बार। उल्टा शब्द ना, इसका मतलब क्या होता है अविर्भाव का? अविर्भाव का मतलब होता है उदय या फिर प्रकट होना, इसके अपोजिट अदृश्य होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक मतलब क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो अनीक जो होता है ना, ये होता है सेना का पर्यायवाची, ऑप्शन बी। सेना का और क्या क्या पर्यायवाची होता है? सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, ठीक है, लश्कर, ये सब सेना का पर्यायवाची है। अनुज का क्या होता है? अनुज पार्थ, आप लोग सुनोगे ना, रामायण देखा होगा बहुत लोगों ने। पार्थ, भारत, धनंजय, ठीक है, ये सब अनुज के पर्यायवाची हैं।
और अग्नि के आग को सब जानते हैं, अनल, पावक, ठीक है, हुतासन। घोड़ा का क्या होता है, तुरंग, बाजी, घोटक, है, अश्व, ये सब घोड़े के पर्वची हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला मतलब एक शब्द बताना है, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगत, पिछलगु, पिछल, आगत। तो क्या कहते हैं इसको, पीछे चलने वाले को? तो इसको बोलते हैं अनुगत, ठीक है, पीछे चलने वालों को बोलते हैं अनुगत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। आप लोग सुनेंगे, दो वर्णों के मेल से परस्पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मैंने अपने क्लास में संधि का एक सेपरेट वीडियो डाला है, ठीक है, आप लोग उसको जाके देखिए, आप लोग को संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो कितने प्रकार के होते हैं संधि? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। उसका एक ट्रिक बताया था मैंने, दिव्या, डी आई भी वाई ए, ठीक है। तो दिव्या में एक वर्ड हटा दीजिए, आप लोग वीडियो को जाके देखिए, चैनल पे अपलोडेड है, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा संधि क्या होता है। संधि उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बताइए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पहला पद या दूसरा पद, उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होता है दोनों पद। द्वंद्व समास आप लोग इसको पकड़िएगा, ठीक है, इसको भी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये द और ये द को दोनों को अलग अलग करिए, बीच में एक डंडा लगा दीजिए। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल, माता, ठीक है, ये पिता, जहां भी आप लोगों को डंडा दिखे वो समझिए द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो एक मुहावरा है, इसका सही जवाब क्या होगा? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत का मुसीबत आना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। मतलब अंधे के हाथ में बटेर लग जाए, जो पात्र ही नहीं है उसको सफलता मिल गया है, समझ रहे हो ना, वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब रीजनल लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो टोटली हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी अपने रीजनल लैंग्वेज में हिंदी चूज किया है उसके लिए ये लास्ट का 10 क्वेश्चन है। अगर जिस किसी ने भी इंग्लिश चूज किया है या फिर कोई अदर सब्जेक्ट जो भी उसके स्टेट से संबंधित लैंग्वेज है, वो इस वीडियो को यहाँ तक स्किप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पहला क्वेश्चन है। तो पहला है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की है? तो ये है आदिकाल की। तो इसके रचयिता कौन है पृथ्वीराज रासो के? तो ये है चंद्रबरदई साहब, ठीक है, साहब मैं बोल रहा हूँ, तो चंद्रबरदई नाम है उनका। तो ये आदिकाल की रचनाएं हैं। अब आदिकाल की और सारी रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? जैसे बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, ठीक है, परमाल रासो, विजयपाल रासो, दलपति विजय, ठीक है, ये सब भी आदिकाल की रचनाएं हैं। जितना रासो रासो दिखेगा आपको ना, अगर क्वेश्चन आता है तो समझ जाइएगा ये आदिकाल का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो आप लोग जानती हैं वो कौन है? निजामुद्दीन शीश के औलिया, निजामुद्दीन शीश औलिया के शिष्य थे, ठीक है, अमीर खुसरो। और क्या खड़ी बोली के कवि थे नहीं, ठीक है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो का? तो ये था, आपका ऑप्शन है अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अबुल हसन, सुदर्शन। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? बताइए चलिए। तो इसमें आपको पीपर पात बताना है क्या है, आपके है उपमान, उपमेय, वाचक, साधारण धर्म। तो आप लोगों को पूरा बताता हूँ, आप लोग अच्छे समझ जाए। पीपर पात सरस मन डोला, ठीक है, पीपर पात को अलग करिए, सरस को अलग करिए, मन को अलग करिए और डोला को अलग करिए। तो ये जो पीपर पात है ना, ये है आपका उपमान। आपको जवाब यहीं पे मिल गया, ऑप्शन है, ठीक है। और बताता हूँ, सरिस, सरिस क्या है? वाचक है सरिस, ये है सरिस, ठीक। मन क्या है? मन, भाई मन क्या होता है? उपमेय, प्रस्तुति, तो ये होगा उपमेय। और डोला क्या है? साधारण धर्म, ठीक है। आप लोगों को सब बता दिया कौन कौन सा क्या है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुष्टुप, अनुष्टुप ना क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है, एक गुण है। अनुष्टुप क्या है?
अनुष्टुप एक छंद है। कौन सा छंद है? वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है पता है आप लोगों को? अनुष्टुप का अर्थ किसी को मालूम है? अनुष्टुप का अर्थ क्या होता है? सर्च करिएगा, थोड़ा खोजिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो एक लाइक तो बनता ही है। सब्सक्राइब भी कर दे जो चैनल पर नए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाले आनंद अनुभूति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ओके। संधि के कितने भेद होते हैं? अभी आप लोगों को बताया ना मैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक। अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो आप लोगों को बताना है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप मतलब क्या होता है? रूप के अनुसार। ठीक है, रूप के अनुसार। तो पहला पद जो है इसमें रूप, तो पहला पद अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें जैसे होगा क्या? जैसे कि एग्जांपल, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, ये टोटल आएगा अव्ययीभाव समास का। समास और का क्वेश्चन जो है और भी सारे एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोगों को मिल जाएगा, समास भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो सबसे पहले पुल्लिंग नहीं है, तो आप लोग ये देखिए कि कौन कौन सा स्त्रीलिंग है, तो वही ना देखना है कौन पुल्लिंग नहीं है। तो बचपन, बचपन तो आपका पुल्लिंग है, मतलब ये है। वायु, समुद्र, समुद्र भी है, कंबल भी है, लेकिन हवा ये स्त्रीलिंग है। आप लोग कभी सुने होंगे हवा बह रही है या फिर हवा चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना। हवा चल रहा है ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। कोई भी कॉमन वर्ड होता है जो हवा चल रही है, बाहर में हवा चल रही है यार, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, वही चीज है ये। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। आप लोग को अभी स्त्रीलिंग शब्द छांटना है इसमें। हुलास, हरकत, हमला और हवाला। तो हरकत जो है ना, हरकत ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, बाकी आपके जितने है हुलास, हमला और हवाला ये सब पुल्लिंग है। मेरे लिखावट में आप लोग को हंसी भी नहीं आता कभी कभी, बहुत खतरनाक लिखता हूँ मैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है आप लोगों का। तो ये वर्ड तो आप लोगों को अच्छे से याद ही होगा, नए स्टूडेंट लोग के लिए, पुराने वाले तो सब जानते ही हैं। ठीक है, और क्या एक जानकारी आप लोगों को देना था एग्जाम संबंधित, कि क्या कुछ को कोर्ट में जो केस अटके हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई में प्रिपरेशन में ही ध्यान दीजिए अच्छे से। और जिस किसी को भी ये बुक चाहिए होगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करे। ठीक है, मैं उनको बुक दे दूंगा, बुक की PDF। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।